डीसी उसका तो सीधे हत्या डीसी ने कराई है भैया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली उस डीसी को सीधा टर्मिनेट अगर नहीं किया उन्होंने, मैं ये तो सीधा डिमांड रख रही हूँ, मैं एफआईआर कर रही हूँ। अगर उसको उधर नहीं टर्मिनेट किया गया, मैं उधर जाऊंगी डीसी ऑफिस के सामने खुद को आग लगा दूंगी। मेरे को नहीं पता था वही फाइल है, कहाँ जाएगी, उसको फाइल पे काम करते करते गोली मार दी भैया। मैं बोल रही हूँ अगर उसने एक ने पहले उसको शूट किया, जो मुझे सुनने में आया, उसको एक ने शूट किया, उसने धक्का मारा है उसको, वो दो आए, तब तक वो शूट की आवाज सुन के भी लोग नहीं आ पाए। इतने रश में उतने लोग नहीं आ पाए उसको बचाने के लिए। उनके पैर पड़ जाते, बोलते छोड़ दो, इसकी छोटी बेटी है, 7 साल की बेटी, हमारा भाई है, ये हमारे ही जैसा है, हमारे साथ ईद मनाता है, हमारे साथ सब कुछ करता है। मतलब मुझे नहीं पता था उसको हिंदू होने की इतनी सजा मिलेगी। इससे अच्छा तो फिर हिंदू होना ही नहीं चाहिए था, अगर हमें उधर जाना चाहिए था। राहुल जी की धर्मपत्नी मेरे साथ है। कैमरा ऑन करने से पहले मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एक माँ का दर्द जो है वो अलग है, लेकिन एक धर्मपत्नी का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला होता है। एक लड़की अपना घर छोड़कर आती है और अपना सब कुछ अपने पति पर निछावर करती है, और उसका सब कुछ जो है उसके पिता के बाद, उसकी माता के बाद उसका पति होता है, और उसकी पूरी जिंदगी उसके पति के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती है। उसके बाद जब पति का साथ छूट जाता है तो जीना बड़ा मुश्किल होता है, और हम जिस समाज में रहते हैं इस समाज में तो जीना और ज्यादा मुश्किल है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि वो समाज के ठेकेदार जब खामोश रहते हैं इन कत्लों के ऊपर, तो आपका सवाल पूछना स्वाभाविक बनता है। मेरे साथ उनकी धर्मपत्नी है। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि राहुल जी जब यहाँ से आप साथ ही गए थे एक साथ? मैं उसके साथ साथ रहती थी, परसों नहीं आई थी उसके साथ यहाँ पे, मैं उसको जाने नहीं देती। उसने बोला बड़े डैडी बीमार है, हम बेटी के आज से उसको छुट्टियाँ, कल से छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली थी। बोलता है मैं जाता हूँ पहले, क्योंकि ये बहुत सीरियस है। बोलता है मैं जाता हूँ, फिर मेरे बदले मेरे बाद तू चली जाना, फिर हम ऐसे टर्न थोड़े दिन जाएंगे। मैंने बोला मैं नहीं रहूँगी तेरे बिना, इतने दिन कैसे रहूँगी, अभी 10-15 दिन है, मैं कैसे रहूँगी। बोलता कोई बात नहीं, मैं 19 तारीख को आऊँगा, 19 या 20 को आऊँगा सैटरडे को, तो संडे को मैं उधरी हूँ, मंडे को सुबह निकल जाऊंगा। भैया छुट्टी कभी नहीं करता था, कभी छुट्टी नहीं करता था। मैंने इसको बोला था इवन कि ये फ्राइडे को वापस आने वाला था, मैंने इसको बोला तू बैठ, बड़े डैडी की कंडीशन ठीक नहीं है। जब बोल रहे बोलते नहीं मुझे फ़ोन आ रहे, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे। बहरा खाली उनकी चाल थी इसको। वो अकेले गए थे इस बार या आप साथ थी? नहीं, मैं उधर ही थी, मैं कश्मीर में थी। मगर मेरा ये इनके बुआ का बेटा हमारे साथ रहता था, वो भी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, उसको इसी ने ज्वाइन करवाया। बोला कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं है इधर, ये सारे अपने भाई है। वो नहीं पीता था मुस्लिमों के हाथों की चाय। उसने बोला कोई बात नहीं, तू खा पी, ये अपने भाई हैं, तू इतना टेंशन क्यों लेता है। उसको अपने साथ साथ रखता था। इस वक्त मैं कैसे भेजूँ उसको भैया, मेरे सारा काम वही करता था। वो उसको बोलता था, तो वो उसको 4-5 बजे छुट्टी होती थी, वो मेरे पति को टाइम नहीं होता था, 8 बजे 9 बजे तक। वो उसको बोलता था अखिल जाना ज़रा ये काम कर देना, वो काम कर देना। वो काम उसी के ऊपर ही छोड़ के गए। वो कैसे जाएगा, मैं उसको कैसे छोड़ूंगा अभी जाने के लिए वहाँ पे। मरने के लिए तो नहीं भेजूंगी उसको, जब मेरे पति को मारा जिसका भरोसा ही नहीं था। जो उसके भाई थे, वो भाई बोलता था, उन सबको अपना भाई बोलता था। मैं बोलती हूँ एक बंदा भी क्यों नहीं निकला उसको बचाने के लिए उस वक्त उनको नहीं आया राहुल भाई है हमारा। सीधा ही साजिश है। जिस ऑफिस में इतना रश होता है कहने की बात नहीं। ने उन आतंकवादियों को वहां पर पकड़ा नहीं। वही मैं बोल रही हूँ, अगर उसने एक ने पहले उसको शूट किया, जो मुझे सुनने में आया, उसको एक ने शूट किया, उसने धक्का मारा है उसको, वो दो आए, तब तक वो शूट की आवाज सुन के भी लोग नहीं आ पाए। इतने रश में उतने लोग नहीं आ पाए उसको बचाने के लिए। उनके पैर पड़ जाते, बोलते छोड़ दो, इसकी छोटी बेटी है, 7 साल की बेटी, हमारा भाई है, ये हमारे ही जैसा है, हमारे साथ ईद मनाता है, हमारे साथ सब कुछ करता है। मतलब मुझे नहीं पता था उसको हिंदू होने की इतनी सजा मिलेगी। इससे अच्छा तो फिर हिंदू होना ही नहीं चाहिए था, अगर हमें उधर जाना चाहिए था। तो वो बिल्कुल नहीं सोचता था कि उसके ऊपर ऐसा अटैक होगा। वो बिल्कुल, मैं उसको बोलती थी, मेरे को डर लगता था, मैं बोलती थी दूर है बहुत। बोलता है जब डीसी उसका तो सीधे हत्या डीसी ने कराई है भैया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली उस डीसी को सीधा टर्मिनेट अगर नहीं किया उन्होंने, मैं ये तो सीधा डिमांड रख रही हूँ, मैं एफआईआर कर रही हूँ। अगर उसको उधर नहीं टर्मिनेट किया गया, मैं उधर जाऊंगी डीसी ऑफिस के सामने खुद को आग लगा दूंगी।
क्योंकि उसने उसको बहुत टॉर्चर किया, क्योंकि अभी तक मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। मेरी आंखों के सामने वो मुझे रोज आता था, बोलता वो कितना जलील डीसी है, कितना जलील डीसी है, वो किसी एम्प्लॉय की इज्जत नहीं करता है, किसी एम्प्लॉय की इज्जत नहीं करता है। मैं बोलती हूँ इसने इतनी बारी उनको बोला मेरे को दूर है, वो बहुत दूर है, ना वहाँ पे सिक्योरिटी है ना कुछ, उन्होंने एक बारी भी नहीं सोचा इसके बारे में, इसकी जिंदगी के बारे में। ये मुझे रोक एक चीज़ बताना कि ये बडगाम में पहले पोस्टेड थे, बडगाम से चाडूरट किसने ट्रांसफर किया इनको? इसी डीसी ने। ये पहले एसडीएम ऑफिस थे, पहले कहीं लिया, फिर एसडीएम ऑफिस थे, वहाँ तहसील ऑफिस वालों ने बोला हमारा काम नहीं इसके बिना चलता, क्योंकि इसको अवार्ड भी मिला है वहाँ पे, तहसील ऑफिस में इसको अवार्ड मिला है। बोला ये इसके बगैर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तहसील बडगाम बहुत बड़ी बडगाम वो है, उधर बहुत रश होता था, बोलते हैं यही संभाल सकता है, इसको ले गया उसको वहाँ से। 8 महीने के बाद किसकी वापस ट्रांसफ़र होती है आप मुझे एक बात बताइए? 2 साल होने चाहिए कम से कम वहाँ पे, फिर ट्रांसफ़र होती है। 8 महीने के बाद ही उसकी ट्रांसफ़र होगी। उसने बोला मेरे को अभी 8 ही महीने हुए हैं। वो गया डीसी के पास इतनी बारी, मेरे को वहाँ दूर हो जाता है, 25 किलोमीटर यहाँ से, 25 किलोमीटर वहाँ से। भैया डीसी ने नहीं माना, डीसी नहीं मानता था, कुछ नहीं मानता था, उसकी ट्रांसफर ही नहीं। मुझे लगता है उसी की षड्यंत्र है उसको मरवाने की, पता नहीं हिंदू होने का बदला लिया है मुझे लग रहा है उससे। अच्छा मुझे ये भी बताइए कि कभी डिप्टी कमिश्नर से जब आप बात करते थे या कभी आपके पति ने आपको ये बोला हो कि मैंने डिप्टी कमिश्नर से रिक्वेस्ट की है कि जनाब मुझे वहाँ खतरा है, डर है, मुझे आप यहाँ वापस लाएं? भैया मेरी सीधी सी बात है, रिक्वेस्ट क्या करनी थी मुझे बताओ। जब पिछली बारी वो 2 किलिंग हुई उस वक्त इन्होंने क्या बोला, हम किस भरोसे पे यहाँ से गए? इन्होंने बोला जो दूर दूर हैं उनको हम सेफर जोन्स में लाएंगे। जो पता नहीं किसने उनको दिया था ऑर्डर कि सबको लाया, उन्होंने सबको लाया अपने ऑफिस में, इसी को क्यों नहीं लाया? मतलब जानबूझ के इससे जिद निकाली ना उन्होंने। इतना क्या था, उन्हीं का तो काम करता था, उन्हीं के तो फाइलें करता रहता था, फाइल करते करते उसको गोली मारी उन्होंने। ये इसी का बदला लिया कि वो उनकी सेवा करता था वहां पे बैठ के। उस डीसी को इतना इंसाफ नहीं आया, इसकी 7 साल की बेटी है, इसकी बीबी को क्या बनेगा अगर मैं इसको दूर भेज रहा हूँ? अभी उसके बदले कोई मुस्लिम भी तो जा सकता था वहां जॉब करने, यही था पूरे ऑफिस में। मुझे तो और बताइएगा कि उनकी शहादत के बाद डीसी ऑफिस से आपको फोन आया हो, एसएसपी ऑफिस से कोई फोन आया? फोन नहीं आया, कोई भैया फोन नहीं आया। एक फोन करते मेरे को नहीं करते, मैं तो नहीं फोन उठाती, मेरे ससुर जी को करते। इसको तो इतनी इज्जत थी, तो सागर के घर के मेंबर जैसे रहे, इनको तो सारे जानते, आप तक जानते हो उनको। इनको कर लेते, मेरे को नहीं करते। उनको पूछते क्या हाल है, चलो मेरे को गुस्सा था, मेरे को उस वक्त गुस्सा था, मुझे याद आता था कि उसने क्या किया। मैंने उनको बोला मुझे एक रिवॉल्वर दे दो, मैं इनको सबको उड़ाऊंगी। मैंने आर्मी ऑफिसर को बोला मैं इसके खिलाफ, उधर ही बोला मैं इसके खिलाफ एफआईआर कर रही हूँ कि इसके साथ मेरे पति का अगर इसको मरवाया है, डीसी ने मरवाया है, कि इसने क्यों भेजा इतनी दूर इसको। इतने आज अगर इतने हालात खराब है वहाँ पे, रोज एक टारगेट किलिंग हो रही है, तो आपको इनको लाने चाहिए था ना सेफर जोन्स में। वहाँ एचडीएम ऑफिस है साथ, कोर्ट है साथ, तहसील ऑफिस। यहाँ पे मैं इवन की एक बारी गई, मैं जाना नहीं चाहती थी, मेरी बेटी पीछे पड़ गई दादू के, मेरे को पापा को सरप्राइज देना है। मैं जब जाते जाते मुझे चक्कर आने के लिए वॉमिटिंग फील होने लगी। मैं बोल रही थी, मैं इसको रोज बोलती थी तू जल्दी आ, तो ये कैसे इतनी जल्दी आएगा, इतना दूर है। वहाँ पे गई, पापा ने अंदर नहीं माना जाना, बोलते तू जा साथ में, वो बोलेगा कि यहाँ है। इतना रश था उस ऑफिस में भैया, बाहर तक लाइन लगी थी। मैंने खुद नहीं अंदर गई, बेटी को, वो दूसरे खुद रूम में बैठता था, बेटी बोलती ये है, मैंने बोला इधर तो नहीं है। फिर दूसरे बोला कमी छुथाड़न, मैंने बोला राहुल, बोलते वो उस कमरे में है। मैं बाहर खड़ी रही, वो अंदर की, वो इतना सर नहीं ऊपर उठाया उसने कि बेटी को देख सके। फिर जब उसने बोला जोर से पापा, फिर उसने वो सरप्राइज हो गया कैसे आए। उसने वो फाइल पहले की, फिर आया बाहर 5 मिनट के लिए, बोलता मुझे काम है, ये इधर मैं बैठता हूँ। जिस भैया जिस कुर्सी पे बैठता था वही दिखाया था, उसी पे गोली मारी उसको। बोलता यही कुर्सी मेरी है। उसमें इतना रश था कि वो मेरे से 5 मिनट बात नहीं कर, मेरे साथ बाहर तक आया, बोला चलो तुम्हें मैं गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। बोलता ये यहाँ पे ये वाला ऑफिस है, ये वाला ऑफिस है। जो वहाँ में दुकान वाले थे उसको बोलते राहुल साहब बच्ची वाल मौजूद। इसने बोला ना इसको नहीं, ये बीमार होती है, इसको नहीं देना है कुछ भी। तो उन दुकानदारों को भी हिंट नहीं मिली कि इसको मारने वाले हैं भैया। ये तो इन्फॉर्मेशन पहले से सर्कुलेट होती, वो आए होंगे इसको 1-2 बारी ढूंढने के लिए। ये तो यहाँ किसी ने उसको एक दिन पहले, तो वो पूरा दिन डीसी ऑफिस में शाम तक था, क्योंकि नए तहसीलदार को ज्वाइन करना था। ये जरूरी होना था क्योंकि इसके पास इन्फॉर्मेशन हर कोई होती थी। ये पता नहीं क्या करने के लिए माना नहीं उसने, 9:30 बजे तक उधर ही बैठा रहा। बोलता मैं अभी तक डीसी ऑफिस में था। मैंने चलो डीसी ऑफिस सेफ है, वहां से आने में आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं है, चाडूरा दूर है, वहां से 2 घंटे लगेंगे आपको। बोलता मैंने कोई बात नहीं, आराम से आओ। अगले दिन ही उनको कैसे पता चला ये मौके पे भी जाता है था तहसीलदार के साथ। उनको किसने इन्फॉर्मेशन दी अभी इधर ही दफ्तर में बैठा है? और लोग क्यों नहीं थे उधर? अगर एक गोली मारते क्या पता बच जाता।
वो परसों वो शुपियन में जिसको गोली मारी उसको 3 गोलियां मारी, उसको भी देखने ये उधर हॉस्पिटल गया आर्मी के अंदर। वो जब बच गया मुझे लगा ये भी बच जाएगा भैया, मुझे नहीं पता था उसको 3 बंदे आए थे मारने के लिए। एक जबकि वो उनको पता था वैसे वो इतना हिम्मत वाला है कि वो एक से काबू नहीं होगा भैया। 3 एक को धक्का मारा उसने, 2 ने और शूट किया उसको, बाकी गोलियां बाकियों ने क्यों नहीं उनको पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ा? जब तक वो भाग भी गए तब तक उन्होंने उसका कुछ नहीं किया। फिर बोलते जब मैं हॉस्पिटल गई बोलते, मैंने बोला मेरा भी ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव, बोलते बहुत खून लॉस हो गया। मैंने बोला मेरा भी ब्लड ग्रुप है, मेरा ले लो, बोलते सुअन यस ना पका। अब क्या मैं बोलूं, तुमने उस वक्त नहीं बचाया, खून को क्या करना है? मैंने जब तक वो मुझे पता नहीं था वो खत्म हो गया भैया। जब तक उसका पोस्टमार्टम करने के भी लिया, मुझे बोला वो सीरियस है, मुझे वो बोला वो सीरियस है, तो उसकी डेड बॉडी बना दी भैया। मुझे कितना डर लगता था। अब वो जो भी करेंगे इस NIA से जांच करवाएं, मुझे और कुछ मांग नहीं। अगर नहीं कराएंगे मैं जाऊंगी मोदी साहब के पास, मैं उनके पैर पड़ जाऊंगी, बोलूंगी मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। वो तो चला गया, उस DC को टर्मिनेट करो, वरना मैं उधर ही आग लगा दूंगी अपने को। नहीं मानोगे मैं बेटी को साथ लेके मरूंगी। मैं थोड़ी ना पति को ऐसे जाने दूंगी। मेरा छोटा था पति, 35 इयर्स का, कितना छोटा होता है इंसान। अभी उसने तो कुछ देखा भी नहीं था। मैंने क्या देखा है मुझे बताओ? मुझे पूरी जिंदगी भर अकेले रहना है। मुझे तब तक नहीं, ये सीना तब तक नहीं बैठेगा जब तक उसको DC को नहीं टर्मिनेट करेंगे। वो अगर नहीं किया तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। मुझे गोली दे दो, मैं खुद मार दूंगी उसको। जैसे मेरे पति को मरवाया वैसे मैं उसको भी मार दूंगी, जो जिसने जानबूझ के उसको मौत के मुंह में डाला। शादी को कितने साल हो गए? 8 साल हुए भैया शादी को। 7 साल की बेटी है। अभी कितनी टाइम हुआ? अभी तो मुझे लग रहा मेरी कल शादी हुई है। इतना अच्छा इंसान था, कभी हम लड़ते नहीं थे। वहां कॉलोनी में आप किसी से भी पूछ लो, वो बोलते थे तेरे को कितना। मैं जॉब नहीं करती थी, मुझे जॉब करने नहीं देता था। बोलता था बेटी छोटी है, क्योंकि मम्मी पापा इधर ही होते थे। बेटी है, इसको ध्यान रख, आजकल जमाने पे भरोसा नहीं है तो इसको ध्यान रख, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए तो इसको ध्यान रख। मेरे को फॉर्म तक नहीं भरने दिया उसने, इसी चक्कर में कि बेटी को ध्यान रख। वहाँ से किस ऑफिस से तुझे 4 बजे से पहले छुट्टी मिलेगी, बेटी तेरी 2 बजे आती है, तो ये किसके पास रहेगी 2 घंटा? भैया नहीं करने देता था। बोलता था कोई बात नहीं हम कम खा लेंगे। भैया मैंने उसको बोला था हम इधर ही बैठते, हम कम खा लेंगे, मगर उसने माना नहीं। उन्हीं के लिए गया। बोलता वो मुझे कुछ नहीं करेंगे, वो मेरे भाई है। उन भाइयों का अभी तक एक बारी इंसाफ नहीं आया। वो एक बारी निकलते, मतलब उसके लिए इंसाफ के लिए निकलते, वहां बड़गाम के लोग निकलते, चाडूरा के लोग निकलते उसके लिए। खाली कश्मीरी पंडित निकल रहे हैं, मुस्लिम तो मैंने कोई नहीं देखा। कोई रैली निकाली उन्होंने या कुछ निकाली, राहुल भट्ट था, उनके लिए तो कुछ नहीं था। मतलब उन्होंने ही मरवाया मेरे पति को। सुना आपने कि दफ्तर के लोगों ने या इनके साथ जो साथी थे वहां पर काम करने वाले, उन लोगों ने कोई हड़ताल की हो, बाहर आए हो? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं किया। उनके लिए तो मुझे लगा खुशी हो गई उनको। उन्होंने जब मिलके, जब इतना रश होता था, जब रश ही नहीं था उधर, मतलब वो सारे मिले हुए थे, थी ना उन्हीं की कॉन्स्पिरेसी। तो अब आप चाहते क्या? मैं DC को टर्मिनेट करो, NIA से जांच कराओ, जिसका इसमें हाथ है उसको अगर सजा नहीं मिली मैं नहीं छोड़ूंगी इनको। मैं जैसे ये बाकी भूल गए ना, बाकियों को करके मैं भूलने नहीं दूंगी। मैं अपनी बेटी को भी खत्म कर दूंगी, खुद भी खत्म हो जाऊंगी, मगर इसकी जांच करवा के रहूंगी। मैं वो औरत नहीं हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती थी, मैं जॉब नहीं करती थी, मगर मैं पति के लिए सड़कों तक नंगे पैर चलूंगी, देख लेना आप। ये राहुल भट्ट की धर्मपत्नी है, समाज से एक सवाल पूछ रही हैं कि मेरे पति की शहादत के बाद उम्मीद और तवक्का तो मुझे ये थी कि शायद सारा समाज जो है सड़कों के ऊपर होगा, कश्मीर का समाज, और इंसाफ तलाश कर रहा होगा राहुल भट्ट के लिए, लेकिन मुझे सड़कों के ऊपर कोई नज़र नहीं आया। जब सड़कों के ऊपर कोई नज़र नहीं आया तो मैं मजबूर हूँ ये कहने पर कि वो जो कातिल थे आप उन लोगों के साथ खड़े तो नहीं हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि 7 साल 8वां साल है शादी के बाद, और इनके पति का जन्मदिन जो है वो शायद 1 महीने बाद है। 1 महीने बाद मैंने कपड़े निकाल के रखे थे उसके जन्मदिन के लिए। उसके ससुराल वाले लाते हैं हमें कपड़े, उसने निकाल के रखे थे। मैंने अपने लिए सूट नया ला के रखा हुआ था, मैंने इसके बर्थडे पे पहनूंगी। वो बाहर ही अलमारी में बाहर ही रखा हुआ था। मैंने बोला ये अब मैं पीछे रखूंगी तो अभी आने वाला है इसका जन्म। मुझे नहीं पता था वो जन्मदिन तक नहीं रुकेगा भैया। उसने अपनी फाइलों के लिए एक अलमारी अलग से बना दी, वो इतना ढेर चढ़ा दिया। एक दिन पहले ही उनको सेट कर रहा था, एक दिन पहले ही बोलता ये मेरा अलग कर दे शेल्फ, इसमें मेरी तो अलग अलग फाइलें रखती मुझे मिलती नहीं है, एक ही शेल्फ में डाल, मैं खुद ढूंढ लूँगा। तो लंबा था थोड़ा तो वो निकाल लेता था। मेरे को नहीं पता था वही फाइलें कहाँ जाएगी। उसको फाइल पे काम करते करते गोली मार दी भैया।
ये इस बेटी के आंसू बहुत सारे सवाल हम सब लोगों से पूछ रहे हैं। कब तक समाज इन दहशतगर्दों, इन दरिंदों के इन सारी हरकतों के ऊपर खामोश रहेगा? कब तक इसी तरीके से बच्चियां विधवा होती रहेंगी, माएँ अपनी लाल खोएंगी और एक बाप अपना बुढ़ापे का सहारा खोएगा? मैं जब इनके पिताजी से बात कर रहा था, राहुल जी के, तो उन्होंने ये कहा कि रिटायरमेंट के बाद मुझे अब लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। मैं अपने गांव जा रहा था और गांव में तैयारी कर रहा था कि चलो छोटा मोटा कुछ गांव में भी तारबंदी करने लगा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा वहीं से करनी होगी जहां 1985 में मैंने ज़िंदगी को छोड़ा था। यानी 1985 में मेरे बेटे का जन्म हुआ, उसके बाद पूरी ज़िंदगी मैंने 2 बेटों को बड़ा करने में, जवान करने में, उनकी शादी करने में सारी मेरी उम्र चली गई और मैं 2020 में रिटायर हो गया। अब ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव है। ये भट्ट साहब की बहू हैं, इनकी 7 साल की बेटी हैं और आने वाला एक लंबा वक्त है, लंबा काल है। इनका साफ तौर पर इनकी बहू का ये कहना है, राहुल जी की धर्मपत्नी का ये कहना है कि मैं चाहती हूं कि डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और एनआईए से इस सारे मामले की जांच करवाई जाए ताकि पता चल सके कि मेरे पति के कातिल कौन है।